जय हिंद। पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों। क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को लिखना सीखो। ओ आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। वो सड़क बनाने वालों, वो भवन उठाने वालों, क्यों अपनी किस्मत का फैसला तुम्हें ही करना है। खुद अपनी किस्मत का फैसला तुम्हें ही करना है। वो बोझा ढोने वालों, वो हल चलाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों। कुछ मजदूरी की खातिर रोज भटकते क्यों है, कुछ मजदूरी की खातिर रोज भटकते क्यों है। पढ़ो कि सूखी रोटी पर ये गिद्ध लपकते क्यों है। पढ़ो कि माँ बहनों पर ये बदमाश झपकते क्यों है। पढ़ो लिखी दीवारों पर क्या कहती है या भी दोस्त तुम्हारा। पढ़ो कि तुम्हारा सूखी रोटी पर गिद्ध लपकते क्यों है। पढ़ो कि तुम्हारा मेहनत का फल सेठ घटकते क्यों है। पढ़ो लिखा दीवारों पर या भी दोस्त तुम्हारा। पढ़ो किताबें कहती है सारा संसार तुम्हारा। पढ़ो अगर तुम्हें अपनी देश की बागडोर को कब्जे में करना है। पढ़ो अगर तुम अपनी ढंग से चलवाना है सारा संसार तुमको। पढ़ो अपनी देश को अपने ढंग से है चलवाना। तो इसी शायरी के साथ हम इस लेक्चर में एनसीईआरटी का बुक जो है इसमें चैप्टर भोजन कहाँ से, भोजन के घटक को कुछ पढ़े थे और आज हम उससे आगे समझेंगे। हमने आपको पढ़ाया था, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हमने आपको क्या क्या पढ़ाया था कि भोजन का मुख्य दो स्रोत होते हैं, एक पादप दूसरा एनिमल, यानी एक हो गया पेड़ पौधा, दूसरा हो गया जंतु। पेड़ पौधा से प्राप्त होता है दालें, सब्जी, अनाज, तेल इत्यादि, जबकि जंतु से प्राप्त होता है दूध, मांस, वस्त्र इत्यादि। वस्त्र हालांकि दोनों से होता है, पेड़ पौधे से भी और जीव जंतु से भी। तो इसमें हम पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे। तो कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, जितना भी खाने वाला पदार्थ है सभी में लगभग कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे होगा गेहूँ, चावल, फल फ्रूट, सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यही कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में ऊर्जा देती है। 38 एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज का निर्माण करता है और वो ग्लूकोज जो है एनर्जी हमको शरीर में देता है और हम काम के माध्यम से उस एनर्जी को लैस करते हैं, यानी ख़त्म करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के विषय में पढ़ चुके थे। और उसके बाद था कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन था। प्रोटीन जो है हमारे शरीर को वृद्धि एवं विकास करते हैं और ये जो है बीमारियों से रक्षा करते हैं। तो प्रोटीन भी पढ़ चुके थे। प्रोटीन का मुख्य स्रोत था सोयाबीन था, पनीर था, दूध, दही इत्यादि, ये सब है प्रोटीन का स्रोत, ये भी हमने पढ़ चुके थे। और उसके बाद था बसा था। तो बसा के भी विषय में पढ़े थे। तो बसा जो होता है
सबसे ज़्यादा हाई पावर की एनर्जी देती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में वसा से हमें एनर्जी मिलती है। और वसा को बारे में हम पढ़ चुके थे, इसका खोज किसने किया था वो भी, प्रोटीन का खोज किसने किया वो भी, ये सब हमने जान चुके थे। तो प्रोटीन की खोज किया था कौन, बता देते हैं। प्रोटीन को खोज किया था बर्जिलियस ने किया था। जबकि हम बताए थे वसा का खोज किसने किया था, ट्रिक से बताए थे, बल्लोर ने किया था। बल्लोरोस याद करने के लिए बोले थे, वसा का खोज बल्लोर ने किया था। कब किया था, 1943 के ईस्वी में किया था। तो ये सब की भी बता दिए थे। उसके बाद आज चलते हैं विटामिन नहीं बताए हैं, विटामिन को हम आज अच्छी तरीक़ा से समझेंगे विटामिन। उसके बाद और आगे जो भी है उसको हम पढ़ेंगे। तो पहले हम रीडिंग मार लेते हैं विटामिन को विषय में। विटामिन, इसका खोज फंक ने किया था। विटामिन का खोज किसने किया था, तो बोलेंगे सर विटामिन का खोज फंक ने किया था। फंक यानी फंक ने किया था। विटामिन का खोज किसने किया था, तो सर बोलेंगे विटामिन का खोज फंक ने किया था। इससे किसी भी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। क्या विटामिन से ऊर्जा मिलती है, नहीं, किसी भी प्रकार की इसमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। किससे, तो विटामिन से। विटामिन से किसी भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो सर विटामिन से किसी भी ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। इससे किसी भी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, या शरीर की उपापचय क्रिया एवं रोगों से बचने में सहायता करता है। यानी ये जो है विटामिन जो है उपापचय क्रिया, यानी उपापचय क्रिया जो है शरीर के जो अंदर में है उसको पाचन करता है। उपापचय क्रिया एवं रोगों से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, विटामिन का प्रयोग किया जाता है। विटामिन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो सर बोलेंगे इसमें उपापचय क्रिया होता है, और ये जो है रोगों से बचने में सबसे महत्वपूर्ण सहायता हमारे शरीर को करता है। विटामिन को दो प्रकार से बांटते हैं, एक हो गया घुलनशील विटामिन, एक हो गया अघुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन, एक हो गया जल में घुलनशील विटामिन, एक हो गया वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन कितने प्रकार से होते हैं, तो कहेंगे सर विटामिन दो प्रकार से होते हैं। एक विटामिन हो गया जल में जो घुल जाता है वो विटामिन हो गया, यानी घुलनशील विटामिन हो गया। दूसरा हो गया जो वसा में घुल जाता है वो वसीय विटामिन हो गया, यानी वसा में घुलनशील विटामिन हो गया। वसा में घुलनशील विटामिन यकृत में संचित रहता है, यानी वसा में जो विटामिन जो रहता है ना, यानी वसीय विटामिन, यानी वसा में जो घुलता है विटामिन वो जो होता है यकृत में रहता है। यानी यकृत मतलब लीवर में रहता है। किस में रहता है, लीवर में रहता है। मानव शरीर के आंत में बनने वाला विटामिन B3, B6, B12 और K है। यानी मानव शरीर के आंत में बनने वाले विटामिन कौन है, B3 है, B6 है, B12 है, जिसको फॉलिक कहते हैं, फॉलिक। उसके बाद K है, विटामिन K जो है ब्लड को थक्का बनने में मदद करता है, पता है ना। विटामिन B2, विटामिन क्या है, B3 है, B6 है। विटामिन B1, B2, B3, B6, B5, B7, B10 ये सब है। तो सबको विषय में डिटेल से समझेंगे। अभी थोड़ा बेसिक से हम चलते हैं। तो विटामिन का खोज किसने किया था, तो सर बोलेंगे विटामिन का खोज फंक ने किया था। विटामिन के मुख्य कितने भाग होते हैं, यानी दो पार्ट में विटामिन को पढ़ते हैं। एक हो गया घुलनशील विटामिन जो जल में घुलता है, घुलनशील विटामिन। दूसरा हो गया जो वसा में घुलनशील होता है, वसीय विटामिन। वसीय विटामिन शरीर में कहाँ पर रहता है, तो कहेंगे वसीय विटामिन शरीर में लीवर में रहता है, यानी यकृत में रहता है। तो इतना बात समझ गए। विटामिन ए के कुछ स्रोत को विषय में समझेंगे। पपीता, गाजर, आम, दूध, दही विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन बी का स्रोत हो गया गेहूं, यकृत, चावल, यानी गेहूं, चावल, यकृत जो है यानी लीवर जो है विटामिन बी का स्रोत हो गया। विटामिन सी का स्रोत हो गया जितने भी
फल है, फ्रूट है, सभी में क्या रहता है? विटामिन सी रहता है। और जितने भी खास करके खट्टा फल है उसमें विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में रहती है। यानी विटामिन सी हो गया, क्या क्या हो गया? तो कहेंगे अमरूद हो गया, नींबू हो गया, मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, संतरा हो गया, उसके बाद क्या है? आंवला हो गया। सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में रहता है? तो कहेंगे सर आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी रहता है। किस में सबसे ज़्यादा विटामिन सी रहता है? तो कहेंगे सर आंवला में विटामिन सी रहता है। विटामिन बी में क्या क्या होता है? विटामिन बी का स्रोत बोलो तो कहेंगे गेहूँ, चावल, यकृत यानी लीवर में रहता है विटामिन बी, और चावल में रहता है विटामिन बी। विटामिन ए किस में रहता है? तो विटामिन ए रहता है आम में, दूध में, मछली का तेल में। मछली का तेल में याद रखना विटामिन बी रहता है, जबकि लीवर में रहता है विटामिन बी रहता है। लीवर में विटामिन बी रहता है, जबकि मछली का तेल में विटामिन ए रहता है। लीवर में क्या रहता है? विटामिन बी। पूरा लीवर में मछली का केवल लीवर लेंगे तो विटामिन बी रहेगा, पूरा मछली ले लेंगे तो विटामिन ए रहेगा। उसके बाद दूध में भी विटामिन ए रहेगा, गाजर में भी विटामिन ए रहेगा, पपीता में भी विटामिन ए रहेगा। विटामिन सी किस में रहेगा? तो जितना भी खट्टे फल है उसमें क्या रहेगा? विटामिन सी रहेगा। याद है ना? जितना भी खट्टे फल रहेगा उसमें क्या रहेगा? विटामिन सी रहेगा। जैसे होगा सबसे ज़्यादा विटामिन सी रहेगा आंवला में, उसके बाद नींबू में, इमली में, टमाटर में, संतरा में इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़े। विटामिन सी तक पढ़ लिए हैं, अब विटामिन डी के विषय में पढ़ते हैं। विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का स्रोत है मछली। पूरा मछली हो गया, विटामिन डी रहता है। उसके बाद हो गया अंडा में भी विटामिन डी रहता है। उसके बाद हो गया दूध में भी विटामिन डी रहता है, प्रचुर मात्रा में विटामिन डी रहता है। उसके बाद हो गया मक्खन में भी विटामिन डी रहता है। तो विटामिन डी को समझ गए। यानी अभी बताएं विटामिन ए के विषय में, ए का स्रोत बताएं, विटामिन बी का स्रोत बताएं, विटामिन सी का स्रोत बताएं, विटामिन डी का स्रोत बताएं। ये सभी को मुख्य में याद रखना। विटामिन डी जो होता है किस में रहता है? तो कहेंगे मछली, पूरा मछली में विटामिन डी रहता है, अंडा में विटामिन डी रहता है, और भी दूध में भी रहता है, पनीर में भी रहता है, थोड़ा मात्रा में रहता है। और दूध में केसिन प्रोटीन भी रहता है, तो ज़्यादा मात्रा में मछली में विटामिन डी रहता है। उसके बाद विटामिन बी हो गए अनाज में, हो गया दालें हो गई, जैसे हो गया गेहूँ, चावल, यकृत यानी लीवर वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। विटामिन बी किस में रहता है? तो लीवर में रहता है। विटामिन सी बोलेगा मछली का तेल जो है कौन सा विटामिन रहता है? तो मछली का तेल में विटामिन ए रहता है। गाजर में कौन सा विटामिन रहेगा? तो कहेंगे गाजर में विटामिन ए रहेगा, जो कि कैरोटीन इसका आती है स्रोत है, कैरोटीन प्रोटीन रहता है गाजर में। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए बी सी डी समझ गए। उसके बाद समझते हैं विटामिन के स्रोत। कुछ डायग्राम है जो कि चार्ट कहते हैं, उस चार्ट को हम देख लेते हैं। तो विटामिन ए बी सी इस सब का स्रोत हो गया। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कहेंगे सर विटामिन ए का रेटिनॉल नाम है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का स्रोत हो गया पपीता हो गया, गाजर हो गया, आम हो गया। उसके बाद विटामिन सी हो गया। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। इसमें हो गया आंवला हो गया, नींबू हो गया, मिर्च हो गया, अमरूद हो गया, टमाटर हो गया, संतरा हो गया। विटामिन बी में विटामिन सी को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन सी को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें हो गया अंडा हो गया, मछली हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया। उसके बाद विटामिन डी कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल हो गया मछली
मछली का कॉड लीवर हो गया, मछली का कॉड लीवर हो गया, सूरज का प्रकाश हो गया। सूरज का प्रकाश में क्या रहता है? विटामिन डी रहता है। सूरज का प्रकाश सुबह में जो सूरज भगवान उगते हैं उसमें क्या रहता है? विटामिन डी रहता है। क्या इसको रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी को सभी को चार्ट के माध्यम से समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, रीडिंग देख लेते हैं क्या क्या दिया है किताब में। पालक हो गया, अदरक हो गया, आयोडीन के कुछ स्रोत हो गए। आयोडीन का भी कुछ स्रोत हो गया। विटामिन डी तक पढ़ लिए। अब उसके बाद आयोडीन के विषय में समझ लेते हैं। आयोडीन का स्रोत हो गया पालक। पालक में क्या रहता है? आयोडीन रहता है। उसके बाद अदरक हो गया। अदरक में क्या रहता है? आयोडीन रहता है। आयोडीन रहता है। उसके बाद फास्फोरस के कुछ स्रोत देख लेते हैं। फास्फोरस रहता है दूध, केला, दालें, इस सब में रहता है। क्या रहता है? फास्फोरस रहता है। उसके बाद कैल्शियम के कुछ स्रोत देख लेते हैं। लोह के कुछ स्रोत देख लेते हैं। दूध में भी, अंडा में भी कैल्शियम और लोह रहता है। जितना भी हरा पत्ती है जो उसमें भी रहता है, कैल्शियम रहता है। कैल्शियम रहता है। सेब है। उसके बाद सेब के बाद क्या है? उसके बाद हरा साग सब्जी है। उसके बाद देख लेते हैं खनिज लवण का स्रोत। अब खनिज लवण के कुछ स्रोत देख लेते हैं। खनिज लवण में आ जाता है आयोडीन, पालक, अदरक, समुद्री उत्पाद यानी समुद्री नमक जैसे हो गया, पालक हो गया, अदरक हो गया। इस सब में क्या रहता है? खनिज रहता है। खनिज मतलब पानी की मात्रा समझो, खनिज रहता है। उसके बाद फास्फोरस समझ लेते हैं। फास्फोरस रहता है, केला में फास्फोरस रहता है। शरीर को जो हड्डी होता है उसके मुहाने पर क्या रहता है? फास्फोरस रहता है। शरीर को जो हड्डी है यानी स्केलेटन है, स्केलेटन कंकाल हो गया, यानी हड्डी को क्या बोलते हैं? उसमें हड्डी में रहता है केला, दूध, मिर्च, फास्फोरस रहता है। उसके बाद कैल्शियम हड्डी में रहता है। केला, दूध, मिर्च, साबुन, अनाज, डबल रोटी, गिरीदार फल, इस सब में क्या रहता है? फास्फोरस रहता है। केला में फास्फोरस रहता है, दूध में रहता है, मिर्च में रहता है, साबुन में रहता है, साबुत अनाज में रहता है। फास्फोरस किस में रहता है? साबुत अनाज में, यानी जो अनाज को बिना पीसे अनाज में क्या रहता है? फास्फोरस रहता है। उसके बाद लोहा देख लेते हैं। लोहा रहता है गुड़ में, यानी गुड़ अपने माध्यम में कहते हैं अपने भाषा में, यानी शक्कर। शक्कर में क्या रहता है? तो लोहा रहता है। पालक में रहता है लोहा, और सेब में रहता है लोहा। और कैल्शियम किस में रहता है? दूध में रहता है कैल्शियम। अंडा में रहता है कैल्शियम। सलगम में रहता है कैल्शियम। अंजीर में रहता है कैल्शियम। कीवी में रहता है कैल्शियम। जब इंसान बीमार पड़ते हैं तो क्या कहता है खाने के लिए? ताकि शरीर मजबूत होगा, कैल्शियम यानी ज़्यादा मात्रा में मिलेगा तो कीवी बोलता है डॉक्टर लोग खाने के लिए। कीवी बोलता है, अंजीर बोलता है खाने के लिए। उसके बाद कहता है कि रोज़ सुबह शाम 1 गिलास का दूध पियो। उसके बाद सलगम भी खाने के लिए बोलता है बीमार आदमी को, कमज़ोर आदमी को, जिसका हड्डी टूट जाता है वो लोग को। तो इसमें क्या रहता है? कैल्शियम रहता है। दूध, अंडा, सलगम, अंजीर, कीवी, इसमें क्या रहता है? कैल्शियम रहता है। आगे बढ़ते हैं विटामिन, खनिज, यानी खनिज, विटामिन एवं खनिज को विषय में समझ लेते हैं। रोग, ये चार्ट है, इसको बोर्ड पर समझाएंगे तो थोड़ा बेहतर से समझेंगे। हालांकि आज हम डेमो के हिसाब से बता दे रहे हैं। शिक्षणता, दृष्टिहीनता, देखिए विटामिन ए में क्या होता है? रोग होता है। विटामिन ए में कौन सा रोग होता है उसको देख लेते हैं। विटामिन ए में लिखा है शिक्षणता, दृष्टिहीनता रोग होता है, यानी दृष्टि यानी देखना थोड़ा थोड़ा दिखाई कम होने लगता है विटामिन ए की कमी से। यानी जिसके शरीर में विटामिन ए की कमी रहेगा तो क्या कौन सा रोग हो जाएगा? यानी रतौंधी टाइप का रोग हो जाएगा। उसको दिखाई थोड़ा थोड़ा कम देना रहेगा, यानी प्रॉपर दिखाई नहीं देगा, झिलमिलाकर दिखाई देगा।
तो दृष्टिहीनता जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है विटामिन ए की कमी से। और इसको दूर करने के लिए बोले हैं विटामिन ए का कौन कौन सा स्रोत है, तो उसको दूर करने के लिए आपको विटामिन ए का सेवन करेंगे। विटामिन ए का सेवन में हो गया तरबूज, हो गया गेहूँ, चावल, बाजरा, आम, गन्ना, इस सब को प्रयोग करेंगे तो विटामिन ए की दूर हो जाएगी। और साग सब्जी खाते रहेंगे तो विटामिन ए की दूर हो जाएगा। विटामिन B1 बेरी रोग, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कहेंगे सर बेरी विटामिन ए के कमी से बता दिए हैं कौन सा रोग होता है, दृष्टिहीनता रोग होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होती है। बेरी दुबल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। जिसको पास विटामिन ए की कमी, विटामिन B1 की कमी रहेगी न, उसको शरीर पूरा थकान लगेगा, पूरा थकान, काम करने की ऊर्जा समाप्त हो चुकी रहेगी और वो कमज़ोर सा दिखेगा। किसकी कमी से, विटामिन B1 की कमी से। और दुबला पतला एकदम हड्डी तरह दिखाई देने लगेगा, किसकी कमी से, विटामिन B1 की कमी से, यानी बेरी की रोग होती है विटामिन B1 की कमी से, और शरीर पूरा कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद विटामिन सी, स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, स्कर्वी है इतना, यानी मसूड़ों से ब्लड आना शुरू हो जाता है। मसूड़ों से क्या आना शुरू होता है, तो खून आना शुरू होता है, मसूड़े से खून निकलना लगता है। घाव भरने में ज़्यादा समय लगता है, अधिक समय लगता है। यानी डॉक्टर लोग जब ऑपरेशन करते हैं तो उसके बाद कहते हैं जितना ज़्यादा मात्रा में फल दबा के खाओ, यानी विटामिन सी की मात्रा पूरा दबा कर लो ताकि घाव जल्दी से भरेगा, उसमें मांस जल्दी से आएगा। और कहता है ज़्यादा से ज़्यादा सोने के लिए, ताकि सोने के समय जो है सेल डिवीज़न होता है, कोशिका जो है ज़्यादा मात्रा में वृद्धि होती है, तो सोने के लिए भी बोलता है। और ज़्यादा मात्रा में क्या कहता है, फल का सेवन करने के लिए, यदि जितना अधिक मात्रा में होगा फल खाइए, रगड़ के दबा के खाइए। क्या होने पर, जब घाव हो जाता है, चोट लग जाता है, तो इस परिस्थिति में तो विटामिन सी समझ गए। उसके बाद विटामिन डी समझते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स मतलब न पूरा शरीर पूरा पतला हो जाएगा, किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। उसी को कहते हैं रिटेक्स, यानी लकड़ी की तरह शरीर दिखाई देने लगेगा, यानी एक तरह से कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, जिसको कम मात्रा में पोषक तत्व मिला है, शरीर को ऊर्जा की मात्रा कम हो गया है। तो विटामिन डी को क्या कहते हैं, रिकेट्स जैसी बीमारी हो जाएगी। और जो है क्या होता है, इसका लक्षण कैसे दिखता है, इसका लक्षण होता है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। और क्या होता है, झुर्री पड़ जाएगा शरीर में विटामिन डी की कमी से। क्या हो गया, जब इंसान देखते हैं बूढ़ा हो जाता है तो उसका शरीर में झुर्री पड़ने लगता है, शरीर का जो है स्किन होता है वो सिकुड़ने लगता है और जगह जगह से मुचने लगता है। तो किसकी कमी से, यानी कमजोरी होने लगता है, तो विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है। इसका लक्षण तो बता दिए हैं, गठिया जैसी बीमारी हो जाएगी विटामिन डी की कमी से, और शरीर में झुर्रीपन होने लगेगा, शरीर जगह जगह से मुड़ने लगेगा। तो किसकी कमी से, तो बोलेंगे इसको रिकेट्स हो गया। और शरीर में क्या किसकी कमी हो गया, विटामिन डी की कमी हो गया। विटामिन डी को कमी को दूर करने के लिए कौन कौन सा सेवन करने के लिए बोले हैं, तो जितना मात्रा में फल खाइए, उसके बाद मांस, मछली, अंडा जो है ये सब ज़्यादा मात्रा में लीजिए, तो विटामिन डी, अंडा भी खा सकते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो विटामिन डी की क्या होगा, पूर्ति हो जाएगी। और आगे समझते हैं, आगे क्या लिखा है। विटामिन डी के बाद उसके बाद आयोडीन देख लेते हैं। आयोडीन घेगा गास्टर रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेगा रोग हो जाता है, यानी यहाँ पर जो होता है मांस जम जाता है और बाहर की ओर आ जाता है, इसी को कहते हैं घेगा।
और वो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कहेंगे घेघा रोग हो जाता है। और आयोडीन की कमी से भी क्या कौन सा रोग हो जाता है, तो घेघा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये क्वेश्चन छपेगा कि एग्जाम में, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कहेंगे घेघा रोग होता है। ये याद रखना है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग, तो घेघा रोग होता है। और गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, गर्दन को जो ग्रंथि होता है ना, यानी गर्दन का जो ग्रंथि ये जो होता है ये फूल जाता है, किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है, और बच्चों में आयोडीन की कमी रहेगा तो मानसिक विकलांगता आ जाएगी, और ये सोचने का क्षमता में कमी आ जाएगा। तो विटामिन डी को बच्चों में हमेशा रहना चाहिए, यानी बच्चों को दूध, दही, पनीर, अंडा ये सब की मात्रा ज़्यादा सेवन करना चाहिए, ताकि उसको क्या होगा, आयोडीन की किल्लत नहीं होगी, ताकि उसमें मानसिक सोचने की क्षमता में कमी नहीं आएगी, और उनका दिमाग फास्ट चलेगा। इसको अगर दूर रखे रहेंगे तो ये सब की गर्दन की ग्रंथि का मुरझाना, यानी गर्दन ऐसे रहेगा, बच्चा धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, ऐसा बच्चा ऐसे हो जाएगा, किसकी कमी से, तो कहेंगे आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन की कमी से समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लोहा की कमी से अरक्तता बीमारी होती है। कौन सा बीमारी, अरक्तता, यानी अरक्तता, जिसके शरीर में लोहा की कमी रहेगा ना, तो लोहा का कमी रहेगा तो उसमें अरक्तता बीमारी, यानी लोहा की जिसके शरीर में कमी रहेगा न, तो ब्लड कहीं कटे फिटेगा न, तो उसका रक्त बहते रहेगा, जल्दी गड्ढा ही नहीं होगा, किसकी कमी से, तो कहेंगे लोहा की कमी से। किसकी कमी से, ब्लड कटने के, शरीर को कटने फटने के बाद जल्दी ब्लड रुकता नहीं है, तो कहेंगे लोहा की कमी से, लोहा की कमी से। और इसमें क्या होगा कि शरीर बहुत कमज़ोर हो जाएगा, यानी लोहा की जिसके शरीर में कमी हो जाएगा तो पूरा शरीर कमज़ोर रहेगा और वो थका थका रहेगा। हालांकि हमने काम आज ज़्यादा किए हैं तो हमारा भी कुछ थकान सा शरीर हो रहा है, आवाज़ में भी भारीपन आ रहा है। तो किसकी कमी से अरक्तता बीमारी होता है, तो कहेंगे लोहा की कमी से अरक्तता बीमारी होता है, यानी ब्लड को ज़्यादा मात्रा में शरीर से बाहर निकलता है और शरीर क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। कहीं भी कटेगा ज़्यादा मात्रा में शरीर, ब्लड निकलेगा, गड्ढा नहीं बनने देता है ब्लड को। और ब्लड को थक्का बनने का काम कौन करता है, तो पता है विटामिन के करता है। आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर इसी के साथ हमने भोजन के घटक चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। और ये जो है भोजन के चैप्टर को भोजन के घटक चैप्टर को समाप्त करने के बाद कुछ जो है महत्वपूर्ण तथ्य है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और इसको चाहेंगे कि इसको कंटेक्स्ट याद रहे, ताकि जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है इसको अच्छी तरीक़ा से घोल के पिए रहेंगे तो एग्ज़ाम में इसी सब से क्वेश्चन फंसने की संभावना रहती है। तो हम पढ़ लेते हैं। दूध में विटामिन सी एवं रेशा छोड़कर सभी पोषक तत्व पाया जाता है, यानी दूध में जो होता है ना, विटामिन सी को छोड़ करके बाकी बात सभी तरह के पोषक तत्व पाया जाता है। इसलिए बच्चे जो है खाना पीना नहीं भी खाएगा दूध पर, वह जीवित रह सकता है, अच्छी तरीक़ा से कार्यक्रम कर सकता है, दौड़ सकता है, खेल सकता है, घूम सकता है। तो विटामिन डी में कौन सा विटामिन सी में जो है दूध में जो है विटामिन सी को छोड़कर सभी तरह का पोषक तत्व रहेगा। तो विटामिन सी का सेवन इसलिए बच्चा भी करता है, उसमें सभी तरह का पोषक तत्व रहता है। क्या छोड़ करके, खाली विटामिन सी को छोड़ करके। तो दूध जितना मात्रा में उतना मात्रा में बच्चे और बूढ़े और बुजुर्ग को लेना चाहिए, और युवा को तो लेना ही चाहिए, ताकि वो दिन भर कार्यक्रम करेंगे तो उसको दूध को ज़्यादा ज़रूरत है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और मानसिक परिस्थिति को सही रखने के लिए। उसके बाद समझते हैं भोजन को धोते समय विटामिन बी एवं गर्म यानी पकाते समय विटामिन सी नष्ट हो जाता है। यानी जब भोजन को धोते हैं न तो उस समय किस चीज़ का नष्ट हो जाता है, तो विटामिन
बी नष्ट हो जाता है। धोते समय कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो किसी भी सब्जी को क्या करते हैं, अच्छी तरीक़ा से धोते हैं तो विटामिन बी की मात्रा धीरे धीरे लुप्त होने लगती है। और पकाते समय क्या होती है, विटामिन सी की मात्रा खत्म हो जाती है। तो धोते या कुछ जड़ से किसी भी सब्जी को एकदम छील देंगे तो विटामिन सी को नष्ट कर दिए हैं। तो उतना ज़्यादा गहराई से सब्जी को छिलका को नहीं हटाना चाहिए, यानी कि उनका परत को नहीं छीलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा घर देना चाहिए ताकि उसमें सी की मात्रा रहे, विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में रहे। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा कि हरी सब्जी को छीलने में किसकी ख़त्म हो जाती है, यानी किसका स्रोत ख़त्म हो जाता है? तो विटामिन सी की स्रोत नष्ट हो जाती है। क्या चीज़ नष्ट हो जाता है सब्जी को छीलते समय? तो विटामिन सी नष्ट हो जाती है। पकाते समय भी विटामिन सी नष्ट हो जाती है, यानी औंट देते हैं, पका देते हैं, पकाना करते समय सी नष्ट हो जाती है। उसके बाद रुक्षांश समझते हैं। रुक्षांश बिना पचे हमारे आहार नाल में सफाई कर्मी के रूप में कार्य करता है। रुक्षांश को याद रखना है। रुक्षांश जो होता है न, यही जो है हमारे शरीर में अनपचा भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। कौन? रुक्षांश। यानी ये होता है छोटी आंत में रुक्षांश। और जब ये रुक्षांश की कमी हो जाएगी न, तो क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में पतला हो गया, पैखाना हो जाएगा पतला, और ज़्यादा मात्रा में शरीर से पानी का मात्रा निकल जाएगा, जिससे क्या होगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। यानी रुक्षांश को होना बहुत ज़रूरी है शरीर में। रुक्षांश को होना काफ़ी आवश्यक है। ये रुक्षांश का कार्य क्या है? या हमारे शरीर को जो है जितने भी भोजन करते हैं उसको पानी को सोख कर रखता है, और या जो है अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। यानी जो शरीर में पच गया, उसका सिट्ठी हो गया, जिससे बाथरूम उथरूम हो गया, ये भी आसानी से शरीर से बाहर निकाल देगा। ये किसका काम है? रुक्षांश का काम है। यदि शरीर में जितना भी भोजन किए उसका रुक्षांश यदि कमज़ोर हो जाएगा तो पानी सोखने की क्षमता कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, शरीर जो है ज़्यादा मात्रा में पानी बाहर कर देगा, और इससे शरीर बहुत कमज़ोर हो जाएगा और गस्त उस्त लगना चालू हो जाएगा। बाथरूम के माध्यम से ये शरीर से बाहर पानी की मात्रा हो जाएगी। और रुक्षांश समझ गए, सफाई कर्मी। और ये जो है रुक्षांश जो है हमारे शरीर को सफाई कर्मी के नाम से भी जाना जाता है। पूरा शरीर को सफाई कौन करता है? तो रुक्षांश करता है। पूरा शरीर को सफाई कौन करता है? तो रुक्षांश ही करता है हमारे शरीर को पूरा तरीका से साफ सफाई। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए त्वचा तथा आँख, विटामिन सी रोग प्रतिरोधक एवं विटामिन डी अस्थि एवं दांत के लिए आवश्यक है। यानी विटामिन ए जो है न, त्वचा तथा आँख, विटामिन सी जो है न, रोग प्रतिरोधक क्षमता, विटामिन डी जो है अस्थि एवं दांत के लिए आवश्यक है। मसूड़ों से खून नहीं निकलेगा और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में रहेगा तो हमारा जो है हड्डी बोन यानी मजबूत रहेगा। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझ गए, इम्पोर्टेंट टर्म समझ गए, इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ गए। तो अब हम इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ऐसे टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, वीडियो भी लंबा हो गया, तो क्वेश्चन आंसर थोड़ा फास्ट में खींचते हैं। काहे कि रीडिंग मारने के बाद, थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर भी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा समय तक हमारे दिमाग में याद रख सके। और बार बार लिखने से हमारा शरीर में बार लिखने से जो होता है भूलते नहीं है। इसलिए जितना जल्दी ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो लिखने की भी प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर को हम पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन आंसर है? ऑब्जेक्टिव है। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ जो है आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है? तो साबुत अनाज, साबुत दालें, फल और सब्जियां, दूध। तो साबुत अनाज, साबुत दालें, फल और सब्जियां,
दूध। ये सब में से कौन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है? आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है, तो नहीं करता है साबुत अनाज, ये आहार करता है। साबुत दाल ये भी करता है, फल भी करता है। दूध नहीं करता है, यानी इसका आंसर लग रहा है डी है। इसका आंसर क्या है? डी है। ससुरा चूहा आ गया था जिसकी वजह से थोड़ा डरापन हो गया, उसको भगाने कैसे प्रयास किए। ससुरा चूहा भी हमको तंग कर रहा है, जिसको अपने भाषा में मूसा बोलते हैं। सॉरी, चूहा नहीं था, मूसा था। रैट, रैट मतलब चूहा होता है। तो इसका एक का आंसर क्या हो गया? एक का आंसर डी हो गया। क्या हो गया? एक का आंसर डी। यानी निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है? तो दूध जो है आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन का कौन सा स्रोत अन्न से भिन्न है? यानी विटामिन का कौन सा स्रोत जो है अन्य स्रोतों में से भिन्न है, ये बोलता है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। मटर, चना, सोयाबीन, पनीर। इस सब में से कौन भिन्न है प्रोटीन के लिए? तो मटर, चना, सोयाबीन ये सब पेड़ पौधा से प्राप्त होता है, जबकि पनीर होता है जंतु से प्राप्त होता है। तो भिन्न कौन है? तो कहेंगे पनीर भिन्न है। तो दूसरा क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन नंबर अब 3 समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं होता है? कौन सा पोषक तत्व जो है दूध में नहीं होता है? तो पता है दूध में कौन सा पोषक तत्व नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है। तो याद रखना है। इसमें ऑप्शन पढ़ के हम सुना देते हैं। प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी। कौन? विटामिन सी, यानी ये केवल पेड़ पौधा में रहता है, यानी फल में रहता है विटामिन सी, बल्कि दूध में नहीं रहता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन समझ गए। इसका आंसर भी देख के संतुष्टि कर लेते हैं। आंसर भी वही है, बी है। आंसर बी है। नीचे दिए गए 4 क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को पढ़े। गेहूं, घी, आयोडीन युक्त नमक, पालक। उपयुक्त खाद्य पदार्थों में से कौन से ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है? यानी गेहूं, घी, आयोडीन, नमक, इस सब में से कौन ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं? तो ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ ए, और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए और 1 और 4। ऑप्शन बी में है 2 और 4। ऑप्शन सी में है 1 और 2। ऑप्शन डी में है 3 और 4। ये क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम लेता है समझने के लिए। तो इसका आंसर हो गया, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में उपयुक्त खाद्य पदार्थ में कौन सा ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है? तो ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है गेहूं और घी, यानी ए और बी। यही सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा देता है। तो क्या हो गया? 1 और 2 हो गया। इसमें देख लेते हैं आंसर 4 का। 4 का आंसर सी है, सही है। 1 और 2 है आंसर भी। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, रोगों के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़े। ये कीटाणुओं के कारण होते हैं। रोग जो होता है कीटाणुओं के कारण होता है। ये हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं। ये संपर्क के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में फैल जा सकता है। ये संतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है। मतलब इस सब में से कौन होगा? रोगों के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़े, यानी सबसे सटीक आंसर क्या है? अच्छा, ये जो है हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं। समझ, सही बात है। ये जो है हमारे भोजन में पोषक तत्व की कमी के कारण ही रोग हो सकता है। जब हमारे शरीर में सभी मात्रा में पोषक तत्व मौजूद रहेगा तो हम काहे बीमार पड़ेंगे? कभी नहीं बीमार पड़ सकते हैं। तो यही आंसर सटीक है, और ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन 2 है, यानी सेकेंड आंसर हो गया। तो 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने में के चरण नीचे दिए गए हैं। एक परखनली में भोजन की थोड़ी मात्रा में उसमें 10 बूंदे पानी डालें और उसे हिलाएं। परीक्षण के लिए भोजन का पेंट या पाउडर बनाएं।
प्रनली में कास्टिक सोडा के घोल की 10 बूंदें डालें, अच्छी तरह हिलाएं। इनमें कॉपर सल्फेट के घोल की बूंदे मिलाएं। यानी क्या कहता है क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने में के चरण नीचे दिए गए हैं। ये थोड़ा टफ है, इसको बोर्ड पर ही समझाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यानी भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ, यानी भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं, इसी को विचार करने के लिए कह रहा है। कहने के लिए कौन सबसे सटीक आंसर है, पढ़ो। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये बात सही है। उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि, ये भी बात सही है, वृद्धि एवं विकास अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती है, ये भी बात सही है। 2 हो गया, 1 और 2 सही हो गया। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा, ये भी बात सही है। यानी A B C तीनों सही है, तो आंसर भी होगा जिसमें तीनों होगा वही सही होगा। कि 1 2 3, हाँ ऑप्शन हो गया डी में है सभी सही हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औसत है। विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वच्छ रखता है। विटामिन B1 घावों भरने में सहायक होता है, औसत कह रहा है, ये बात भी सत्य है, दोनों सत्य भी था। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायता करता है, ये भी सत्य है। विटामिन डी हमारे शरीर अस्थियों दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करता है, ससुरा, ये भी सत्य है। तो गलत है कौन है। विटामिन B1 घाव के भरने में, ये बी गलत है, काहे कि विटामिन B1 घाव के भरने में नहीं मदद करता है, जबकि हम बता दिए विटामिन सी जो है घाव को भरने में मदद करता है। यानी फल फूल खाएंगे तो घाव हमारा जल्दी भरेगा, तो विटामिन सी होगा। और गलती कौन है, विटामिन बी, और यही आंसर है, करा औसत आंसर, तो बी औसत आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए। अब 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होता है। यानी धीमी वृद्धि किस कमी के कारण होगा, विटामिन की कमी से कारण ही होगा ना, वृद्धि विकास नहीं हो पाएगा। तो इसमें देख लेते हैं, विटामिन प्रोटीन वसा उपयुक्त में से कोई नहीं है, ये ऑप्शन है। विटामिन की कमी से क्या होता है, वृद्धि विकास रुक जाता है। सोच रहा प्रोटीन भी है, ऑप्शन में प्रोटीन है, ऑप्शन होगा बी प्रोटीन। यानी विटामिन की कमी से बीमारियों को रक्षा करता है, जबकि वृद्धि विकास करता है हमारे शरीर प्रोटीन करता है। तो याद रखना है प्रोटीन है, सॉरी अभी गलत लग रहा था, यानी बी आंसर है प्रोटीन। आज के लिए इतना ही। आगे जो है कुछ क्वेश्चन है जो अभ्यास के तौर पर है, उसको बाद में करेंगे, अगले दिन करेंगे। और उसके बाद वो करने के बाद आगे पढ़ेंगे, अध्याय 2 पढ़ेंगे, यानी 6 क्लास का NCERT में चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जो है चैप्टर का हेडिंग है, यानी कौन सा किसके विषय में पढ़ेंगे, तो वस्तुओं का समूह यानी बनाना है, यानी वस्तु के विषय में पढ़ेंगे, वस्तु का समूह के विषय में पढ़ेंगे। तो आगे दूसरे लेक्चर में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, जय हिंद।